और सीधा रुख करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ करे आपको सुनवाते हैं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है, और अगर कहा जाए तो यह जीवन को जीने की एक नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए इनके इस फील्ड की उन संभावनाओं को टटोलने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह और उमंग की भावनाओं का संचार करने की दिशा से पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आज हम सबको सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इसकी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। हम सब जानते हैं कि इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जो हमने पहले भी कहा, अगर आप भारत की दृष्टि से या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे, इसमें दो प्रकार के टूरिज्म के दो प्रकार हम सबको देखने को मिलते हैं। एक है जो परंपरागत रूप से धार्मिक दृष्टि से लोग आते थे, श्रद्धालु हैं, वे हर वर्ष आते हैं मंदिरों में, धाम में दर्शन करने, गंगा स्नान करने, पूरा एक इकोसिस्टम उनका साथ चलता है। और दूसरे हैं जो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, एक रुचि होती है, वे परिवार के साथ वे भी आते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और उससे ज्ञानवर्धन भी होता है। ये दो पक्ष भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे आज के समय में पर्यटन की इतनी विधाएं जन्म ले चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का जितना सघन और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहाँ के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहाँ से निकले हैं। 30 करोड़ ये केवल एक संख्या नहीं है, ये 30 करोड़ के पीछे पूरा एक इकोसिस्टम छुपा हुआ है। ये 30 करोड़ गाड़ी से आए होंगे तो उतनी टैक्सी या उतनी बसेज में किराया भी देकर के आए होंगे, यानी इतने नए लोगों को रोजगार मिला। वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा।
किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में इन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है उसके साथ। लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए और इस दौरान सांसद रवि किशन भी आपको नजर आ रहे होंगे। रामगढ़ ताल के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में इसका आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और संबोधित करते हुए लोगों को नजर आए। बहुत सारे नाविकों की भी उसमें आजीविका चलती है, लेकिन इसके साथ ही यहां पर लगभग 200 के आसपास पटरी व्यवसायी हैं। कोई खोमचा लगाता है, कोई ठेला लगाता है, उनकी आजीविका अलग से चलती है। फोटोग्राफर अलग से हैं, उनकी अलग से चलती है। सभी की अलग अलग आजीविका चलती है। और कोई टेम्पो से आता है, कोई ई रिक्शा से आता है, कोई टैक्सी से आता है, कोई किसी अन्य साधन से आता है, अलग अलग उससे आता है। वो आकर के इसका आनंद अलग से लेता है। यानी इतने लोगों की आजीविका केवल कोई व्यक्ति वहां आने भर से बढ़ जाती है। तो ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म और फिर इसके बाद इको टूरिज्म के साथ जब हम जुड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत सारी साइट है, बहुत सारी साइट है, पहले से भरी पड़ी। हम तो सोगी वरवा को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। कर्तनिया पहले से ही देश के अंदर विख्यात है, पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर और भी अन्य ऐसे साइट हैं जिसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। हेरिटेज टूरिज्म के लिए भी अनंत संभावनाएं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जिस पंच प्रण की याद दिलाई थी पूरे देशवासियों को, उनमें से एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी है। तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव दोनों प्रकार के, एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव अपने परंपरागत धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान का भाव है ही, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक हर जनपद, हर विकास खंड में बने हैं, उनके प्रति भी सम्मान का भाव हमारे मन में जागृत हो। वहां पर भी हम लोग गांव के लोगों को लेकर के जाएं। गांव में कोई अतिथि आता है तो वहां पर उनको ले जा करके उनको बताए जाने की आवश्यकता है कि देखिए ये हमारी आजादी की लड़ाई के महानायक हैं, इन लोगों के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और इन महापुरुषों को सम्मान देना ये न केवल गांव वासियों का बल्कि यहां आने वाले हर अतिथि का दायित्व बनता है। और गांव के कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए इसको, यह भी एक टूरिज्म का पार्ट आपके गांव का बनेगा। अनेक संभावनाएं इस फील्ड में है। इन संभावनाओं को विकसित करने के लिए हमें अपने स्तर पर क्या कुछ करना है, इसके लिए सरकार कनेक्टिविटी अच्छी कर रही है। हमने एक्सप्रेस हाईवे दिए, हमने 4 लेन और 2 लेन का वहां की सड़क रोड कनेक्टिविटी दी, एयर कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं। अब याद करिए 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 12 नए एयरपोर्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जहां पर वायु सेवा, आप गोरखपुर में, गोरखपुर वासी जान सकते हैं 2017 के पहले एक फ्लाइट कभी कभी आती थी, साल में 6 महीने चल पाती थी, और आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं। देश के हर प्रमुख नगर के लिए गोरखपुर से फ्लाइट है। ट्रेन की अच्छी सुविधा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गोरखपुर में आकर के शुभारंभ किया था। कितनी हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास की आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन आपने देखी होगी गोरखपुर से, जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चल रही है। अच्छी बसेस चल रही हैं। इन सभी क्षेत्रों में को विकसित करने के लिए जो अनंत संभावना है हमारे पास वाटरवे का है। अभी मैं देख रहा था रामगढ़ ताल में क्रूज का संचालन बहुत शीघ्र होने जा रहा है। मैंने कल यहां पे प्रशासन से कहा है कि क्या यह हो सकता है
जिस पर हमें कार्य किए जाने की, इतना बड़ा झील है हमारे पास, प्राकृतिक झील है। इस प्राकृतिक झील में हम सी प्लेन उतारे हैं और सी प्लेन उतार करके गोरखपुर से कोई भी आए, एक फ्लोटिंग जेटी लगे, फ्लोटिंग जेटी के माध्यम से हम लोग वहां पे पैसेंजर उतारें और फिर वहां से पैसेंजर को वहीं से बिठा करके फिर यहीं से प्लेन अपना उड़ान भर करके कहीं भी जा सकता है। यहीं से, यानी जो रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले तक अपराध का एक अड्डा बना हुआ था, लोग आने से डरते थे, और रामगढ़ ताल आज सी प्लेन को भी उतारेगा, यहां पर क्रूज उतारेगा, बड़े बड़े क्रूज यहां पर काम करेंगे। किसी को बर्थडे पार्टी मनानी होगी, किसी को परिवार का कोई मांगलिक कार्यक्रम करना होगा, परिवार के साथ समय बिताना है, पूरे क्रूज को बुक किया, नातेदार रिश्तेदार आइए, पार्टी पूरी करनी है, पूरा क्रूज बुक किया 1 घंटे के लिए रामगढ़ ताल के अंदर। लेकिन इसमें हमारा कुछ दायित्व भी बनता है। अगर सुविधा है तो सुविधा के साथ कर्तव्य भी है। सुविधा के साथ कर्तव्य ये कि जैसे पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देना, वहां की किसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, लेकिन एक सिविक सेंस जिसको कह सकते हैं। बहुत बार होता क्या है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खराब आदत होती है, जहां सांप देखते हैं वहीं थूकने लगते हैं। उससे बचना, पान, गुटखा, तंबाकू, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों से मुक्ति, बीड़ी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, पान नहीं खाना है, गुटखा खा करके जहां तहां नहीं थूक देना है, खाना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर कोई आदतन व्यक्ति मजबूर है भी, तो भी वह व्यक्ति स्वच्छ जगहों पर थूकने से तो परहेज करे, नहीं थूकना चाहिए, उससे बचना चाहिए। प्लास्टिक कोई सामान लेकर के जाते हैं, सामान लेके आए, और बहुत बार होता है क्या है, लोग पानी की बोतल लेकर के जाते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाते हैं और फिर पिया, वहीं फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया। अब तक अगर 10,000 लोग आएंगे, 10,000 बोतलें, 10,000 डिब्बे किसी सड़क पर पड़े रहेंगे, क्या वो सड़क और वो क्षेत्र सुंदर रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा, कितना गंदा दिखेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, बोलेगा भाई कैसे गंदे लोग हैं जी। आपके बारे में पहली टिप्पणी बाहर से आने वाले व्यक्ति की क्या होगी? देखिए साहब, कितने गंदे लोग हैं, कितनी मेहनत करो और उस सब के बावजूद कुछ लोग आकर के गंदा कर देंगे। हमारा दायित्व होता है, नहीं, हम गंदा नहीं करेंगे, और अगर करेंगे नहीं तो कराने भी नहीं देंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आदतन प्लास्टिक की पॉलीथीन पर, प्लास्टिक के ही बैग पर जबरदस्ती सामान लेकर के चलते हैं, और फिर उपयोग किया, फिर उसको फेंक दिया। हवा का एक झोंका चलता हो, प्लास्टिक यहां से वहां उड़ गया, फिर वहां से झोंका चलाओ, फिर यहां आ गया, और फिर सड़क को कूड़ा के ढेर में बदल देता है। गाय खाएगी, बीमार हो जाएगी, नाली में गिरेगा, नाली के पानी को ब्लॉक कर देगी, और जब पानी ब्लॉक होगा तो डेंगू भी होगा, इंसेफ्लाइटिस भी होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां भी होंगी। हमें इन सबसे मुक्त रहना पड़ेगा, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा, और जागरूक होने के साथ साथ हमें इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि हमें स्वच्छ बनाए रखना भी है, अपने स्तर तो रखना ही रखना है, दूसरे को भी गंदा नहीं करने देना है। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। तीसरा, पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ ग्रीन इन्वेस्टमेंट की जब बात हो रही है, हमें सोचना चाहिए क्या जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए निजी ऑपरेटर को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम इस बात को तय करें, कोई भी पर्यटन स्थल हो, मंदिर है, कोई बड़ा धाम है, अच्छा कोई स्पॉट है, कि वहां केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, डीजल और पेट्रोल से चलने वाला कोई भी वाहन नहीं चलेगा।
ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेज, इसी को प्रोत्साहित करेंगे। लोगों को एक बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा वहां पर, अपने आप एक आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा, एक सकारात्मक वातावरण मिलेगा। क्या हम ये व्यवस्था दे सकते हैं कि कनेक्टिविटी को भी हम ग्रीन व्यवस्था के साथ जोड़ें, लेकिन साथ साथ वहां के अंदर भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, पर्यटन स्थल के अंदर भी हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उस पर्यटन स्थल को हम इस ढंग से डेवलप करें कि डीजल के सेट वहां प्रयोग ना बनाए लगाने पाए, जनरेटर भी न चले, सोलर लाइट की व्यवस्था करें, कोई ऐसी व्यवस्था करें जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उस क्षेत्र के इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था को पूरा कर सकते हो। और वहां से फिर हम व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके चेंज आएगा। लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, इसके स्टेक होल्डर्स को ढूंढना, उस फील्ड में नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना और लोकल यूथ को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, स्थानीय भाषा में साइनेजेस लगाना, जैसे यहां पर हिंदी में भी लग सकता है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा और कौन भाषा है, कहां के लोग ज्यादा आते हैं उसकी मैपिंग करना, कहां के लोग आएंगे, भाई नजदीक कौन सा देश है, नेपाल है, नेपाल के लोग आ सकते हैं, कुछ नेपाली भाषा तो देवनागरी लिपि है वहां पर भी, तो हिंदी से काम चल सकता है। लेकिन बाकी बौद्ध देशों से जुड़े हुए लोग आएंगे। बौद्ध देशों से कौन है, थाईलैंड से, जापान से, श्रीलंका से, लाओस से, और कौन देश हो सकते हैं, उन देशों को चिन्हित करना और फिर उनकी लिपि, उनकी भाषा में भी साइनेजेज अगर लगाए जाते हैं, लोग आकर्षित होंगे। जैसे कुशीनगर में देश का प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, दुनिया के लोग आते हैं, अगर साइनेजेज वहां की भाषा में भी कुछ लग जाएं, लोग बड़ी संख्या में उसके प्रति आकर्षित होंगे। लोगों को अच्छा लगेगा कि देखिए साहब हमारी भाषा में सब लिखे गए हैं। लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा जागरूक होगी वहां के लिए। अगर हम डिजिटल टूरिस्ट गाइड उनको दे दें, उपलब्ध करवा दें, ये सिटी है गोरखपुर का ही आप ले लें, गोरखपुर सिटी के अंदर कौन जगह कहां पर है, कहां से जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, एयरपोर्ट से, कैसे हमें एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर जाना है, कैसे जाना है, क्या सुविधाएं मिलेंगी, गोरखपुर में रहने के लिए कहां कहां होटल हैं, गोरखपुर में और जगह कहां, गीता प्रेस कहां पे है, रामगढ़ ताल कहां पे है, गोरखपुर का अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां पर है। ये अगर एक टूरिस्ट गाइड के माध्यम से हम इन सभी को, और डिजिटल टूरिस्ट गाइड के माध्यम से उसको बना करके कोई भी आए और पहले रेलवे स्टेशन पर उतरे, उसका आप नंबर दे दीजिए, इस पर आप जाकर के जाइए, गोरखपुर का टूरिस्ट गाइड के माध्यम से वो आपको डिजिटल टूरिस्ट गाइड के माध्यम से लोगों का वहां से मार्गदर्शन होता है। वो अपने स्मार्टफोन उतारा उसने, उस स्मार्टफोन पे उनको गाइड का उसने उपयोग किया। या लोकल युवाओं को प्रशिक्षित करना, स्कूल कॉलेजेस में सर्टिफिकेट कोर्स हो, वहां पे हम लोकल लोगों को लोकल भाषा में तो उनको प्रशिक्षण दें ही, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी का, या जहां के टूरिस्ट ज्यादा आते हैं उन देशों की भाषा में भी थोड़ा उनको बोलचाल की भाषा उनको सिखाने का अभ्यास कर दें, और फिर पूरे इतिहास के बारे में क्या परंपराएं हैं, कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है ढेर सारे लोगों को रोजगार की संभावनाएं उसके साथ विकसित होती हुई दिखाई देंगी। कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य हुआ था लेकिन उसको बहुत आगे बढ़ा नहीं पाए, जैसे मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाने के बाद स्वाभाविक रूप से पुष्प की एक आयु होती है, 12 घंटे 14 घंटे 22-24 घंटे के बाद वे खराब हो जाते हैं, उनको उठा के फिर फेंक दिया जाता है। एक तो भगवान को अर्पित की गई चीज फेंकना पड़ता है, क्या हम उसका कोई उपयोग कर सकते हैं, उससे अगरबत्ती बन सकती है,
उससे इत्र बन सकता है, उससे धूप बन सकती है, और बाकी जो थोड़ा वेस्ट बचेगा वो कंपोस्ट में आ जाएगा। कम से कम सड़क पे तो वेस्ट नहीं जाएगा, सड़क को भी गंदगी नहीं करेगा और साथ साथ आस्था का भी अपमान नहीं होगा। हमें एक सिस्टम के साथ उसको जोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लोगों को इसमें भी रोजगार सृजित हो सकता है, बहुत सारे लोगों को, कि गोरखपुर से जुड़े हुए या किसी भी स्थल से जुड़े हुए सभी मंदिरों के, सभी धर्मस्थलों के, जहां जहां पुष्प चढ़ते हैं, सभी पुष्प को एक जगह एकत्र करवाना और फिर उसको हम एक सिस्टम के साथ जोड़ दें। बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिल सकता है, सफाई भी रहेगी और साथ साथ आपको रोजगार के भी सृजन की नई संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। और गोरखपुर में तो इस दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, दोनों तीनों प्रकार की टूरिज्म है। भारत की ज्ञान की प्राचीन परंपरा के साथ जोड़ने के लिए गीता प्रेस आपके पास है, धार्मिक दृष्टि से गोरखनाथ मंदिर है, इको टूरिज्म की दृष्टि से अगर आप आएंगे रामगढ़ ताल, इतना अच्छा ताल आपके पास है। आपको हेरिटेज टूरिज्म के साथ जोड़ना है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यही गोरखपुर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में जाकर के देखिए उनके स्मारक को, या लाल टिग्गी में जहां पर उनका कलश आज भी स्थापित है वहां पर जाकर के देखिए, या गोरखपुर के उन क्षेत्रों में जहां पर 1857 के महान क्रांतिकारी वीर बंधु सिंह को फांसी दी गई थी आर्य नगर में, उस स्थल पर जाकर के हम देखें, उसका अवलोकन करें, बंधु सिंह के बारे में पढ़ें। गोरखपुर के उन पर्यटन केंद्रों का हम विजिट करें जहां पर गोरखपुर की आजादी की लड़ाई चोरी चोरा हो या डोहरिया हो, वहां जाकर के हमें देखना चाहिए। एक हेरिटेज टूरिज्म के केंद्र बनने चाहिए। इनको विकसित करने के लिए हमारे स्तर पर प्रयास होने चाहिए। विद्यालयों के टूर जाएं, वहां पर उनको बताने के लिए स्थानीय स्तर पर गाइड हो, बताएं, 15 मिनट 20 मिनट का उनके लिए एक फिल्म वहां पे प्रदर्शित हो, उनको बताया जाए कि इस स्थल का क्या कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी के बारे में, और फिर कंपटीशन इस आधार पर होने चाहिए कि गोरखपुर में आजादी की लड़ाई के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। कौन नहीं जानता है कि चोरी चोरा का ऐतिहासिक स्थल देश की आजादी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। कौन नहीं जानता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में देश की आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर एक बड़ी बर्बरता बरती गई थी, कई गांव जलाए गए थे। कौन नहीं जानता है कि काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। कौन नहीं जानता है कि गोरखपुर की 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में वीर बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके ब्रिटिशर से भारत को मुक्त करने के लिए एक बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। लोगों को जानकारी नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, लोगों को सही तथ्य नहीं सामने लाए गए। आज आवश्यकता है वहां पर हम बच्चों को लेके जाएं, स्थानीय गाइड के माध्यम से इसका प्रशिक्षण पहले से हो, पहले से इनके बारे में हम जानकारी दें, लोगों को बताएं, ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी और उन संभावनाओं को विकसित करने का समय आया है। और इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस की थीम का उद्देश्य भी यही है। हम पर्यटन केंद्रों को विकसित भी करें, पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण भी करें, उसकी स्वच्छता और उसकी सुंदरता को बनाए रखने में भी योगदान दें, लेकिन साथ साथ अपनी वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराने में भी अगर हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं तो यह और भी फलीभूत तरी होकर के विकसित होगा, आगे बढ़ने में इसको मदद मिलेगी। और आज इसी उद्देश्य से विश्व पर्यटन दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने स्कूली बच्चों को, कई स्कूली बच्चों को बसेस के माध्यम से कुशीनगर भ्रमण करने के लिए भेजा था। एक नया अवसर है, अलग अलग स्थलों पर विद्यालयों के टूर का, ये अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान नहीं है, एक व्यावहारिक ज्ञान के लिए वह उन स्पॉट का विजिट करे जहां पर जाकर के उसको वास्तविक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। कौन थे गौतम बुद्ध, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। कौन थे संत कबीर, ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए।
कौन थे बंधु सिंह, ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। ये सभी बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी रख पाएंगे और उस पर गौरव भी कर पाएंगे। अगर हम सम्मान दे रहे हैं तो गौरव भी करेंगे, और जब विरासत पर गौरव की अनुभूति होगी तो यह गौरव की अनुभूति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आगे बढ़ाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व पर्यटन दिवस हम सब के लिए फलीभूत हो, हम इनको विकसित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें, नई नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए अवसर दें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था इसमें कुछ स्कूली बच्चों को तो मैंने यहाँ पे पुरस्कार दिया ही, लेकिन साथ साथ इस संबंध में यानी युवा पर्यटन क्लब के 10 सदस्यों को किट वितरित हुआ है, जिसमें जुबली इंटर कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को इसके लिए किया था। मुझे लगता है इसके लिए पूरे जनपद स्तर पर कंपटीशन, ओपन कंपटीशन कराया जाना चाहिए स्कूली स्तर पर। दूसरा, इस क्षेत्र में पर्यटन उद्यमियों को भी आज सम्मानित किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई थीम दी है होम स्टे का। बुंदेलखंड में, बस्ती में होम स्टे के लिए भी हम प्रेरित कर सके लोगों को। अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था, पहले से वेरिफिकेशन हो, और जो परिवार इसके लिए तैयार होते हैं, बड़े बड़े घर बने हैं, कोई रहने वाला नहीं, एक परिवार रह रहा है, एक दो लोग रह रहे हैं। अगर होम स्टे के माध्यम से अगर आप इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं तो एक अतिरिक्त आमदनी भी होगी और नए नए लोगों से मिलने का एक अवसर भी लोगों को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर जो इन नए पर्यटन के उद्यमियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जिन युवा पर्यटन क्लब से जुड़े हुए 10 सदस्यों को किट वितरित हुआ है, इन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि इनके कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरित होकर के इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।